हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में एस्टेट पीजीटी फिजिक्स 2024 का पेपर सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम फर्स्ट 20 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन खुद ट्राई करने हैं, उसके बाद फिर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन देखनी है और हम क्वेश्चन के साथ में थोड़ी सी थ्योरी इलेबोरेट करके चलेंगे, ताकि अगर इसकी थ्योरी से रिलेटेड अगर हमारे क्वेश्चन बनेंगे तो वो आपके नेक्स्ट एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पे क्या है। ए पैरेलल बीम है ऑफ लाइट वेवलेंथ 600 नैनोमीटर fall normally on a straight slit of width 0.2 मिलीमीटर। द लीनियर विड्थ आपको बतानी है यहाँ पे सेंटीमीटर के अंदर, एज ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 2 मीटर अवे इज। तो बेसिकली ये जो हमारा क्वेश्चन है भाई, ये हमारा डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सुपर पोजिशन ऑफ वेव, वेव ऑप्टिक्स के अंदर मेनली हम दो फिनोमिना पढ़ते हैं भाई। तो फर्स्ट हम लोग वहां पे पढ़ते हैं दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हमारा क्या है, वहां पे हमारे पास नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि जब दो कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट आपस में सुपर इम्पोज करती है तो आपको वहां पे इक्वल इंटेंसिटी के लाइट एंड डार्क बैंड के आपको क्या है मैक्सिमाज मिलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो आपके इंटेंसिटी होगी, ठीक है, जितने भी आपके ब्राइट वाले मैक्सिमा बनेंगे सबकी इक्वल इंटेंसिटी होगी। बट डिफ्रैक्शन में हमारा ऐसा नहीं होता है। तो डिफ्रैक्शन के अंदर हमारे क्या है भाई, जब सिंगल स्लिट यानी कि वहां पे हमारे बहुत सारे कोहेरेंट सोर्सेज बनेंगे, तो जब वो हमारे क्या है फेज और आउट फेज में जब सुपर इम्पोज करते हैं तो वहां पे भाई आपको क्या है अनइक्वल इंटेंसिटी के मैक्सिमास मिलते हैं। तो हम थोड़ा सा इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जब लाइट हमारी क्या है नॉर्मली फॉल करेगी, ठीक है, किसी सिंगल स्लिट से, इट मीन्स वो सेंट्रल मैक्सिमा की यहाँ पे बात कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा इंटेंसिटी वेरिएशन रहता है डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर, वो हमारा कुछ इस तरीके का रहेगा। ठीक है, ये वाला। तो अगर हमारा सेंट्रल मैक्सिमा की अगर इंटेंसिटी यानी कि जब लाइट हमारी जीरो फेज में आपस में सुपर इम्पोज करती है या फिर क्या है नॉर्मली फॉल करती है तो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। तो सेंट्रल मैक्सिमा की अगर इंटेंसिटी अगर हम लोग यहाँ पे आई नोट कंसीडर करेंगे तो जो आपका सेकेंडरी मैक्सिमा होगा, तो फर्स्ट जो हमारा सेकेंडरी मैक्सिमा है इसकी इंटेंसिटी क्या है भाई, बाई 22 टाइम हमारी कम हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि 0.045 टाइम रहेगी हमारी सेंट्रल मैक्सिमा की। और जो हमारा सेकेंडरी मैक्सिमा है अगला, उसकी वैल्यू क्या है भाई, आई नोट अपॉन 61 टाइम रहेगी ये चीज, यानी कि 0.016 टाइम। तो यानी कि यहाँ पे डिफ्रैक्शन के अंदर जो हमारी इंटेंसिटी वेरिएशन है वो अनइक्वल रहेगी। तो अगर हम यहाँ से अगर कोई भी वेव कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि फिर यहाँ पे जो उन्होंने पूछा है भाई बेसिकली, यहाँ से हमारी लाइट सोर्स आ रही है, तो अगर ये वाला जो है, अगर ये जीरो एक्सिस के साथ में जो हम लोग इसकी लीनियर विड्थ मान के चलेंगे, अगर ये एक्स है तो आपको यहाँ पे क्या है लीनियर विड्थ की वैल्यू बतानी है सेंट्रल मैक्सिमा की। इट मीन्स आपको यहाँ पे क्या है इस 2x की वैल्यू निकालनी है भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लोग इसकी थ्योरी में क्या है बेसिकली, अगर हम कोई भी सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करते हैं तो सेकेंडरी मैक्सिमा के अंदर हम लोग बेसिकली दो फॉर्मूले पढ़ते हैं भाई। पहला हम लोग वहां पे पढ़ते हैं दैट इज एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ को हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे यहाँ पे, ये वाला जो मेरा कंसेप्ट है थीटा। ठीक है, यानी कि एंगुलर फॉर्मेट में हमारी कितनी विड्थ है, तो उसका जो मेरे पास फॉर्मूला रहता है सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए लैम्डा अपॉन डी फॉर्मूला रहता है। और सेकंड जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं भाई वहां पे, वो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज लीनियर विड्थ का फॉर्मूला। तो लीनियर विड्थ को हम लोग यहाँ पे एक्स से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो मेरे पास फॉर्मूला रहेगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, दैट इज लैम्डा डी अपॉन डी। ये हमारा फॉर्मूला रहता है, या फिर इसको लिख सकते हैं थीटा इंटू में डी। तो हम जब सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करेंगे तो सेकेंडरी मैक्सिमा की जो एंगुलर विड्थ होती है और जो लीनियर विड्थ होती है वो डबल रहेगी भाई किससे, सेकेंडरी मैक्सिमा से। तो सेंट्रल मैक्सिमा की अगर हम बात करेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला रहेगा मेरे पास, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 2 थीटा, यानी कि 2 लैम्डा अपॉन डी। और लीनियर विड्थ जो मेरी यहाँ पे रहेगी सेंट्रल मैक्सिमा की, जो आपको अपने क्वेश्चन में निकालनी है, उसकी वैल्यू रहेगी यहाँ पे दैट इज 2x। तो ये आ जाएगा मेरे पास दैट इज 2 लैम्डा डी अपॉन डी।
तो आपको लीनियर विड्थ की वैल्यू निकालनी है सेंट्रल मैक्सिमा की। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट आपको दे रखी है दैट इज 600 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। और आपको यहाँ पे जो कैपिटल डी यानी कि स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है भाई, ठीक है, डायग्राम में। तो स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को मैं यहाँ पे कैपिटल डी लेके चल रहा हूँ, और जो स्लिट की विड्थ यहाँ पे है उसको मैं स्मॉल डी लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है, तो कैपिटल डी की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 2 मीटर, और जो स्मॉल डी है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज 0.2 मिलीमीटर। तो 10⁻³ मीटर आ जाएगा। तो इन सब की वैल्यू को जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्मूला में, तो जो लीनियर विड्थ की वैल्यू हमारे पास निकलेगी उसकी वैल्यू क्या रहेगी भाई, दैट इज 2 इंटू में 600 इंटू में 10⁻⁹, ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई सिंगल स्लिट की वैल्यू मेरे पास कितनी है भाई, दैट इज 0.2 इंटू 10⁻⁻3। इसको आपको यहाँ पे सोल्व करना है, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व आउट करने के बाद जो हमारा आंसर रहेगा 91 का, सेंटीमीटर में भाई, ठीक है, ये हमारा मीटर में आएगा, चेंज करने के बाद इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 91 का जो मेरे पास आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 92 हमारा क्या है भाई, फिजिक्स पेडागोजी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे क्या बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है किस किस के बीच में, एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन की, ठीक है। तो हम लोग इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन इज नैरोवर देन दैट ऑफ द इवेल्युएशन, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है हमारी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, इवेल्युएशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस विच गोज ऑन कंटिन्यूसली। तो बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं भाई सीसीई के अंदर, तो वहाँ पे हम 3 कंसेप्ट पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन का, असेसमेंट का एंड इवेल्युएशन का। तो इवेल्युएशन हमारा क्या होता है, एग्जामिनेशन प्लस हमारा असेसमेंट रहता है। तो ये हमारे कुछ पेडागोजी कंसेप्ट है। एग्जामिनेशन इज ओनली यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एंड प्रमोशन, ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या यहाँ पे राइट स्टेटमेंट है। तो हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, एग्जामिनेशन इज मोर रिलायबल एंड वैलिड देन असेसमेंट, ये ठीक नहीं है भाई इसकी अकॉर्डिंग टू आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, यानी कि जो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, ए सैंपल ऑफ silicon is doped with 10⁻16 phosphorus atom per centimeter cube. The value of Hall coefficient आपको बतानी भाई सेंटीमीटर क्यूब में। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा भाई हॉल इफेक्ट के बारे में। तो हॉल इफेक्ट बेसिकली क्या बोलता है, जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, या आप कोई भी सेमी कंडक्टर ले लीजिए, हम लोग उसमें से क्या है करंट को पास करते हैं। तो हमारा क्या है, किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में हमारा क्या यहाँ पे करंट फ्लो करेगा भाई, ठीक है। लेट्स अगर हमने बैटरी से लगा रखी है तो करंट की डायरेक्शन हमारी कंडक्टर के अंदर ये वाली रहेगी। अगर मैं इस कंडक्टर को या सेमी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करता हूँ, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, जो इस कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाले करंट के परपेंडिकुलर रहेगी यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी प्रोड्यूस होगी भाई, ठीक है। ट्रांसफर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसी को ही हम लोग हॉल इफेक्ट बोलते हैं। यानी कि हमारी जो करंट की डायरेक्शन है और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड, जो हम लोग जिस जहां पे हम लोग इसको प्लेस करेंगे, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे यहाँ पे, यानी कि आई और बी आपस में परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है। और जो हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इसके थ्रू, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगी। तो यहाँ पे सब हम लोग क्या करते हैं भाई, होल जो वोल्टेज है उसका फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो जो होल वोल्टेज का जो मेरे पास फॉर्मूला रहता है, उसकी वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे VH इज इक्वल टू 1/NE, और ये रहेगा B हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है जो हम लोगों ने लगा रखी है, I हमारा करंट फ्लो है, और T बेसिकली क्या है भाई, उस कंडक्टर या सेमी कंडक्टर की थिकनेस को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। तो यानी कि जब हम लोग किसी भी कंडक्टर या सेमी कंडक्टर को, जिसमें हमारा आई करंट फ्लो करता है, अगर हम लोग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, यानी कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगी, तो इसकी वजह से हमारा कंडक्टर के अंदर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यानी कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी भाई,
ठीक है, जिसमें हमारे जो इसके अंदर आयंस और जो इलेक्ट्रॉन और जो होल्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे, तो जिससे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो करंट और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम लोग होल इफेक्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2-3 फॉर्मूला है जो आगे आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो होल वोल्टेज हमारा है, तो हमारा ये कंसेप्ट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यही हमारे यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट का फॉर्मूला है यहाँ पे। ये जो है हमारा भाई दैट इज होल कोफिशिएंट, हम लोग इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, और बी हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, आई हमारा करंट है और टी हमारा थिकनेस है। ठीक है, जो भी हमारी इस कंडक्टर की रहेगी। और एक फॉर्मूला हम लोग और पढ़ते हैं यहाँ पे, इसको भी मैं लिख देता हूँ भाई, दैट इज होल इफेक्ट, होल कोफिशिएंट सॉरी, जो हमारे पेपर में क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो होल कोफिशिएंट जो मेरे पास रहता है दैट इज 1/NE, हमें ये इसकी वैल्यू निकालनी है। या फिर 1/NE की वैल्यू में यहाँ से भी निकाल सकते हैं, VH T को ले जाइए ऊपर, डिवाइड बाई B इंटू में I। तो आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला ये ध्यान में रखना है, सेकंड आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है, और थर्ड जो आपको रखना है भाई वो आपको रखना है होल रेजिस्टेंस का भी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो इसको लिख लेंगे भी हम लोग यहाँ पे, दैट इज RH इज इक्वल टू, तो वोल्टेज हमारे पास VH है, करंट से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो V/I, यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू लिखने की 1/NE, और ये आ जाएगा भाई आपका दैट इज B/T। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे फॉर्मूला है भाई। ठीक है, ये आपको 3 फॉर्मूले ध्यान में रखने। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, अगर हमारे पास सिलिकॉन का सैंपल है तो यहाँ पे जो आपको N की वैल्यू दे रखी है, तो N की वैल्यू आपको डिफाइन कर रखी है यहाँ पे, दैट इज 10⁻16 फोस्फोर्स एटम है आपके आपके पर यूनिट वॉल्यूम के थ्रू। तो आपको यहाँ पे होल कोफिशिएंट की वैल्यू बतानी है। तो होल कोफिशिएंट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, होल कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1/NE। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए और आपका यहाँ पे क्या भी आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये e की वैल्यू है, और n की वैल्यू आपको दे रखी 10⁻16। तो जब आप इसको यहाँ पे सोल्व आउट करोगे तो सोल्व आउट करने के बाद जो आपका यहाँ पे आंसर रहेगा वो रहेगा भाई -625 सेंटीमीटर क्यूब, ये रहेगा भाई पर कूलम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो आंसर रहेगा यहाँ पे वो क्या रहेगा, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। तो मैं जो थ्योरी है भाई आपको सारी एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, बस मैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्किप कर सकता हूँ। ठीक है, ताकि ज़्यादा हमारे पास कंसेप्ट क्लैरिफाई ज़्यादा हो। तो क्वेश्चन नंबर 93 का मेरे पास जो आंसर रहेगा रहेगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई हमारा यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, द फोकल लेंथ ऑफ एन आई पीस इज 2.5 सेंटीमीटर फॉर ए टेलीस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन, हमारा यहाँ पे कितना है भाई 100 दे रखा है टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड द यूजफुल डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव शुड बी रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली ये जो हमारा क्वेश्चन है भाई ये हमारा ऑप्टिकल रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं भाई, दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वहां से बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली हम लोग एक तो ह्यूमन आई पढ़ते हैं, ठीक है, एक हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ते हैं भाई दैट इज माइक्रोस्कोप, इनकी जो इंस्ट्रूमेंट हमारे लाइट के रिफ्लेक्शन बेस्ड फिनोमिना के ऊपर काम करते हैं। तो माइक्रोस्कोप के अंदर भी हम लोगों ने वहाँ पे 2 चीजें पढ़ी है, एक हम लोगों ने पढ़ी है दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, और एक हम लोग पढ़ते हैं भाई वहाँ पे दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो दोनों के अंदर हम लोग क्या है भाई मैग्निफिकेशन पावर को डिफाइन करते हैं। तो सिंपली जो हमारा मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला होता है मैग्नीफाइंग पावर का, दैट इज बीटा अपॉन अल्फा हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यानी कि अगर मान लो अगर ह्यूमन आई पे अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लोगों ने डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो हम लोग उसकी इमेज को भी उसी पॉइंट पे ही लेके आएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल आंख पे वो हमारा अल्फा होता है, और जो इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल है हमारी आंखों के ऊपर वो हमारा कौन सा रहता है, यहाँ पे बीटा रहेगा। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वही हमारा मैग्नीफाइंग पावर होता है उस इंस्ट्रूमेंट की। और मैग्नीफाइंग पावर जो है हम लोग यहाँ पे बेसिकली भाई 2 सिचुएशन में हम लोग पढ़ते हैं। जब हमारी जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बनेगी भाई, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन पे।
एक तो हम लोग ये पढ़ते हैं, यानी कि जो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी रहती है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। और एक जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं भाई, वो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल विजन के ऊपर। तो नॉर्मल विजन में जो हमारी फाइनल इमेज होती है भाई, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनती है। ठीक है, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं ना कि भाई किताब को हमेशा थोड़ा सा दूर रख के पढ़ना चाहिए, यानी कि वो नॉर्मल विजन की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। क्योंकि अगर आप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन पे पढ़ोगे, तो उससे जो हमारी सिलेरिस मसल्स है वो हमारी स्ट्रेन में रहती है, तो कुछ टाइम के बाद भाई आपके सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे दो कंडीशन है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दोनों में हमारे क्या है, दो दो फॉर्मूला बनेंगे। और थर्ड जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है भाई, जो हमारे सिलेबस में है या जो आपको पढ़ना है, दैट इज टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया है कि जो टेलीस्कोप है वो दो तरीके के हैं। तो एक तो हमारा रहता है भाई, जो हमारा रिफ्रैक्शन फिनोमिना के ऊपर बेस्ड है, और एक हमारा है भाई दैट इज रिफ्लेक्शन के ऊपर जो बेस्ड होता है। तो रिफ्लेक्शन के अंदर हम लोगों ने वहाँ पे दो पढ़े हैं, दैट इज एक तो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज कैसग्रेन, और एक हम लोग पढ़ते हैं भाई दैट इज न्यूटोनियन टाइप। ठीक है, इन दोनों का जो न्यूटोनियन टाइप का जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है, उसकी वैल्यू मेरे पास क्या रहती है भाई, दैट इज एफ नोट अपॉन एफ ही रहती है। और रिफ्रैक्शन के अंदर भी हम लोग यहाँ पे क्या है, दो टेलीस्कोप पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है, जिसके ऊपर बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं भाई वहाँ पे दैट इज टेरेस्ट्रियल। तो वहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या है, तीन लेंस का यूज करते हैं। तो हमारे सिलेबस में या जो हमारे क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, वो आपका यहाँ पे क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन में इन्होंने क्या दे रखा है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इलेबोरेट कर देता हूँ। एस्ट्रोनॉमिकल, जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्शन बेस्ड हमारा जो टेलीस्कोप है, उसमें हमारा क्या है, जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, जिससे हम लोग क्या है भाई किसी भी टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट को देखते हैं, वो बड़ा होता है। और जो हमारा आई पीस रहेगा, वो आई पीस का जो डायमीटर है, या जो आई पीस का जो फोकल लेंथ है, वो आपकी क्या है, कम होती है। तो ऑब्जेक्टिव पीस की अगर फोकल लेंथ यहाँ पे एफ नोट है, और इसका डायमीटर डी नोट है, और आई पीस का जो हमारा लेंस है, अगर उसकी फोकल लेंथ एफ ई है और इसका जो डायमीटर है वो डी ई है, तो अब हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है भाई, उस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है, आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है। और इस टेलीस्कोप की जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है जो इन्होंने दे रखी है भाई, वो कितनी है हमारी, दैट इज 100। तो आपको यहाँ पे फोकल लेंथ बतानी है ऑब्जेक्टिव पीस की, और डायमीटर की वैल्यू बतानी है ऑब्जेक्टिव पीस की, जहाँ पे इन्होंने डायमीटर ऑफ आई पीस दे रखा है दैट इज 2.0 mm। तो यहाँ पे भाई आपको यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक है, जो हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं। तो टेलीस्कोप के अंदर जब हम लोग मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बनाते हैं, बीटा अपॉन अल्फा करके, तो वहां से जो मेरे पास इसका फॉर्मूला बनेगा भाई, दो हमारे पास कंडीशन रहती है। वो रहता है दैट इज एफ नोट अपॉन यू ई करके हमारा फॉर्मूला बनता है। तो जब हम लोग इसको सोल्व करते हैं, तो लेट मी चेक, तो सोल्व करने के बाद जब हम लोग अपनी फाइनल इमेज बनाएंगे लीस्ट डिस्टेंस पे, तो लीस्ट डिस्टेंस पे जो मेरा फॉर्मूला बनता है मैग्नीफाइंग पावर का, वो मेरे पास जो फॉर्मूला रहेगा भाई, उसकी वैल्यू रहती है माइनस माइनस का एफ नोट अपॉन एफ ई, और ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस एफ ई डिवाइड बाई डी। और जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है भाई, ठीक है, वो आपका है जनरली नॉर्मल केस में, यानी कि नॉर्मल विजन में हम लोग जनरली बात करते हैं। तो नॉर्मल विजन के अंदर जो आपका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला रहेगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, उसका मेरे पास फॉर्मूला दैट इज एफ नोट अपॉन एफ ई। ठीक है, तो ये तो भाई क्या है, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ थ्योरी है। अब मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन पढ़ के इसका मैं आंसर दे देता हूँ फटाफट से। तो आई पीस का फोकल लेंथ दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, और टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर दे रखी 100। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले बताना है फोकल लेंथ। तो देखो भाई, ये आपका नॉर्मल विजन के ऊपर उन्होंने केस दे रखा है कि मैग्नीफाइंग पावर की जो वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है वो आपकी है 100, और जो एफ ई है हमारा फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है भाई, कितनी दे रखी है, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फोकल लेंथ बतानी है भाई। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो फिर ये माइनस हमारा क्या है, माइनस को हटा देंगे। तो एफ नोट की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, मैग्नीफाइंग पावर
इंटू में फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस, ठीक है। तो 100 इंटू में 2.5, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, दैट इज 250 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो ऑब्जेक्टिव हमारा जो लेंस है टेलीस्कोप के अंदर, उसका डायमीटर भी बड़ा होता है और फोकल लेंथ भी बड़ी होती है। तो यानी कि भाई इसका जो आंसर कितना आया मेरे पास, दैट इज 250 सेंटीमीटर। और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला डायमीटर के केस में भी हमारा यही रहता है। तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइड बाई डायमीटर ऑफ आई पीस लेंस। तो यहाँ से भी जब हम लोग डायमीटर निकालेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस का, उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी भाई, दैट इज 100 इंटू में ये आपको दे रखा है दैट इज 2.5 मिलीमीटर, आई थिंक 2.0 दे रखा है अभी यहाँ पे। तो 2.0 मिलीमीटर, इसको हम लोग सोल्व आउट करेंगे तो जो मेरा यहाँ पे इसका आंसर निकलेगा भाई, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा अभी, दैट इज यानी कि ये आ जाएगा दैट इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरी और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन यानी कि है भाई, ठीक है। आपको चीज ध्यान में रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 94 है, तो 94 का जो आपके पास आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो जो हमारा फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव का 250 सेंटीमीटर, और जो उसका डायमीटर की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी भैया, दैट इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको बताना है कि भाई वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या फिर। तो बेसिकली हम लोग सेमीकंडक्टर जो पढ़ते हैं भाई, एक हम लोग पढ़ते हैं दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक हम लोग पढ़ते हैं भाई दैट इज इम्प्योर या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको हम बोलते हैं। ये हमारा प्योर सेमीकंडक्टर रहता है, और ये जो हमारा रहता है भाई वो क्या रहता है, दैट इज इम्प्योर, जिसमें हम लोग इम्प्योरिटी डाल के हम लोग फिर क्या है सेमीकंडक्टर को बनाते हैं। तो एक हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप में हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को डालते हैं, और पी टाइप के अंदर हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करके तब हम लोग क्या है भाई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को डाल के हम लोग क्या है एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। तो जो हमारा प्योर है यहाँ पे, तो हमारा Ne और NH बराबर रहता है भाई, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बराबर रहेगा नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इन्हें नंबर डेंसिटी के बराबर है, जिसको हम लोग Ni से रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पे जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो हमारा मेजोरिटी चार्ज रहता है वो इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा रहेंगे नंबर ऑफ होल से। और पी टाइप के अंदर हमारा जो नंबर ऑफ होल है वो ज्यादा रहते हैं किससे भाई, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बट जो इनका चार्ज रहता है, चाहे आप एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ो चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ो, ये दोनों भाई हमारे यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो मेरे पास आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई यहाँ पे, कि जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे इसकी इम्प्योरिटी डालते हैं इसके अंदर, तो जो आयंस है वो क्या है भाई इस चार्ज को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारा यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मेजोरिटी चार्ज हमारा अलग अलग सेमीकंडक्टर में अलग अलग होता है, बट टोटल चार्ज हम लोग जब निकालेंगे, ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, एन टाइप सेमीकंडक्टर का और पी टाइप का, ये दोनों ही हमारे यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग आयंस डालते हैं तो आयंस हमारे क्या है अपोजिट चार्ज के रहते हैं, जो हमारे क्या है भाई चार्ज को बैलेंस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये 95 का मेरे पास जो आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई हमारा 96 यहाँ पे क्या दे रखा है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट। आपको यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दे रखी है भाई बार मैग्नेट की, दैट इज स्मॉल m इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 की पावर 4 जूल पर टेस्ला, विच is free to rotate in horizontal plane a horizontal magnetic field। B की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है दैट इज 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 टेस्ला exist in this space। the magnitude of work done
इन रोटेटिंग द मैग्नेट स्लोली फ्रॉम ए डायरेक्शन पैरेलल टू ए फील्ड टू ए डायरेक्शन 60 डिग्री फ्रॉम द फील्ड। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, एक बार मैग्नेट दे रखा है। इनकी बार मैग्नेट हमारा क्या है, एक एज ए मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। तो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ रखा है कि जब हम लोग किसी भी एक बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, ठीक है, और उसको θ1 से इनिशियल से फाइनल डिग्री घुमाने में जो हम लोग काम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उस वर्क डन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है या एनर्जी जो हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली, उसका मेरे पास फॉर्मूला रहता है, दैट इज mb cos थीटा इनिशियल टू cos थीटा फाइनल। ठीक है, ये आपका क्या है फॉर्मूला रहता है भाई वहां पे। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या क्वेश्चन में दे रखा है, बार मैग्नेट की आपको मैग्नेटिक मोमेंट m की वैल्यू दे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, और आपको यहाँ पे रोटेट करना है इस मैग्नेट को। ठीक है, कहाँ, पैरेलल, यानी कि स्टार्टिंग में जो आपका थीटा इनिशियल है वो 0 डिग्री पे है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है वो सेम रहेगी, और आपको फाइनल कहाँ तक लेके जाना है भाई, उसको 60 डिग्री तक लेके जाना है। तो बस डायरेक्ट इस फॉर्मूले में आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम बी कोस 0 डिग्री माइनस का कोस 60 डिग्री। तो कोस 1 की वैल्यू, कोस 0 डिग्री हमारा होता है 1 और 160 होता है मेरे पास, दैट इज सॉरी कोस 60 की वैल्यू मेरे पास कितनी रहती है 1/2। तो उसको 0 डिग्री से 60 डिग्री फील्ड तक घुमाने के लिए हम लोगों को कितना काम करना पड़ेगा, दैट इज mb/2। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को पुट करके अब हम क्या अपना आंसर निकाल देंगे भाई। तो आपको स्मॉल m की वैल्यू दे रखी है 1.0 इंटू 10⁴, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको आपको सोल्व आउट करना है। तो ये 1 तो आपका स्किप हो जाएगा, तो पावर को सोल्व आउट करेंगे तो ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 इंटू 10⁻⁻1 बचेगा, तो यानी कि 0.2 जूल हमारा यहाँ पे इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो मेरे पास आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, which of the following option is not true about a pupil who has developed a scientific attitude। तो ये भी भाई आपका पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको इसमें से ये बताना है कि साइंटिफिक एटीट्यूड अगर किसी बच्चे का है डेवलप, अगर उसने कर लिया है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है, ठीक नहीं है। तो इज क्लियर एंड प्रिसाइज इन हिज एक्टिविटी, ये बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पे। ऑलवेज बेस्ड हिज जजमेंट ऑन वेरीफाइड फैक्ट्स एंड नोट ऑन ओपिनियन। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, इसकी राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, जो भी उसका जजमेंट रहेगा भाई वो वेरीफाइड फैक्ट में रहेगा। प्रेफर्ड टू सस्पेंड हिज जजमेंट इफ सफिशिएंट डाटा इज नॉट अवेलेबल। तो ये तीनों ही हमारे क्या है, जो एटीट्यूड है, ठीक है, साइंटिफिक के हिसाब से वो ठीक है। तो ये क्या है भाई, आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका सही नहीं है। जो उसका एटीट्यूड है वो सब्जेक्टिव होना चाहिए इन हिज अप्रोच एंड बिहेवियर। सब्जेक्टिव नहीं रहेगा भाई, ऑब्जेक्टिव रहेगा यहाँ पे इसका। ठीक है, यानी कि वो सारा का सारा काम भाई क्या है आपका, जो भी उसके पास डाटा कलेक्ट हुआ है उसके वेरीफाइड करने के बाद ही वही वो क्या किसी कंक्लूजन में पूछेगा यहाँ पे। तो ये पेडागोजी की कुछ क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो ये मे बी मेच्योरिटी से हमारे एग्जाम टाइम पे हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो मेरे पास आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, आपके यहाँ पे क्या दे रखा है, लेट द ह्यूमन हार्ट डिस्चार्ज 100 milliliter of blood at each beat against a pressure of 0.1 meter of mercury। द पावर ऑफ हार्ट आपको हमें बतानी है कितनी होगी। वो उन्होंने क्या अज्यूम किया है, अज्यूमिंग दैट द पल्स फ्रीक्वेंसी इज 60 बीट पर मिनट। ठीक है, यानी कि जो पल्स की फ्रीक्वेंसी है भाई 60 बीट पर मिनट दे रखी है। तो यानी कि अगर हम लोग अभी इसकी फ्रीक्वेंसी निकालें, ठीक है, तो यानी कि भाई 60 सेकेंड, 60 सेकेंड के अंदर वो कितनी बीट कर रहा है, यहाँ पे 60 कर रहा है, तो एक सेकेंड के अंदर कितनी करेगा भाई, यानी कि 60 / 60। ठीक है, यानी कि भाई आपकी जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो आ गई है,
ठीक है, 1 सेकंड के अंदर वो कितनी पल्स या फिर कितना हमारा क्या है वो बीट्स कर रहा है, वो हमारी कितनी यहाँ पे 1 हर्ट्ज की वैल्यू यहाँ पे आ गई। पहला कंसेप्ट तो हम लोगों ने चीज निकाल ली है। अब आपको यहाँ पे क्या है भाई, पावर बताना है। तो पावर का मेरे पास सिंपली फॉर्मूला क्या होता है भाई, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ये हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क डन का सिंपली फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर, ठीक है, एक तो हम लोग ये वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है भाई, एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, जो इसका फॉर्मूला होता है एक और, वो होता है प्रेशर और वॉल्यूम के केस में, ठीक है, जो हम लोग थर्मोडाइनमिक्स के अंदर मेनली पढ़ते हैं। P इज इक्वल W इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम रहता है। इसको समझ भी सकते हो कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, इसको आप एरिया से डिवाइड कर दो और एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स पर यूनिट एरिया ये तो आपका बन जाएगा यहाँ पे प्रेशर, और एरिया इनटू में इसकी हाइट दे दी भाई, वो आपकी क्या बन जाएगी, वॉल्यूम। तो ये आपका बेसिकली कंसेप्ट है यहाँ पे। तो आपके पास वर्क डन की वैल्यू भी है, तो पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, दैट इज, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो हर्ट की पावर का आंसर क्या फॉर्मूला बनेगा, पावर ऑफ हर्ट इज इक्वल टू दैट इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। तो सबसे पहले अब आपको यहाँ पे प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर के लिए आपको यहाँ पे ये दे रखा है कि हाइट कितनी दे रखी है यहाँ पे, मरकरी कॉलम में कितनी दे रही है भाई, दैट इज 0.1। तो हम लोग कैसे निकालते हैं यहाँ पे, प्रेशर एक्सर्टेड जो होगा हमारा कॉलम, दैट इज रो जी एच। तो मेरे पास जो डेंसिटी रहेगी मरकरी की, उसकी वैल्यू क्या रहती है भाई, दैट इज 13.6 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, ये आपकी डेंसिटी की मरकरी की डेंसिटी होती है जो इन्होंने दे रखी है, 13.6 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 10 लेनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और हाइट जो इन्होंने दे रखी है 0.1 दे रखी है भाई यहाँ पे, यानी कि इसको 1/10 लिख लूंगा, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस केस में जो प्रेशर होगा हमारा, जो लिक्विड कॉलम हमारे ऊपर लगाएगा या फिर जो यहाँ पे लगा रहा है भाई, उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज 13.6 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या आ गया इसका पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पे इन्होंने जो दे रखी है वो 100 ml दे रखी है भाई, ठीक है। तो 100 ml हमारा है मिलीलीटर में, तो बस आप इसको मीटर क्यूब में निकाल लीजिए। तो मिलीलीटर का जो रिलेशन होता है ना, 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 10 की पावर 6 मिलीलीटर के बराबर होता है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से बस आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ से 1 मिलीलीटर जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा भाई, 10 की पावर माइनस का 6 मीटर क्यूब के बराबर होगा। तो वॉल्यूम जो होगी हमारी यहाँ पे ब्लड की, वो कितनी आ जाएगी मीटर क्यूब में, दैट इज 100 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। तो 10 की पावर माइनस का 4 मीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम निकल गया। तो दिस इज वन पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट। तो पर सेकेंड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं भाई, क्योंकि हम लोगों ने जो बीट या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो निकाल ली है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हम पर सेकंड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज पी वी इंटू में इसकी फ्रीक्वेंसी, ये भी हमारा फॉर्मूला बन सकता है। तो पावर का मेरे पास क्या आंसर निकलेगा यहाँ पे, तो प्रेशर की वैल्यू मेरे पास कितनी है 13.6 इंटू 10 की पावर 3, और वॉल्यूम हमें कितनी दे रखी है 10 की पावर माइनस का 4। और पर सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। तो पर सेकंड के लिए हालांकि हम लोगों ने ऊपर ही वैल्यू निकाल ली है, तो हालांकि इन्होंने 60 बीट पर मिनट दे रखा है, तो यानी कि यह जाएगा मेरे पास 1। तो यहाँ से मेरा क्या आंसर निकलेगा 13.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 1, तो 1.36 वोट, 1.36 वोट जो है 98 का मेरा क्या रहेगा आंसर रहेगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ, ठीक है। तो ये आपका यहाँ क्या है, इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, ये जो हमारा क्वेश्चन है भाई, ये आपका यहाँ पे दे रखा है सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड। तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, एक रोड है ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड अलोंग द x एक्सिस बिटवीन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू L। तो हमारे पास ये क्वेश्चन एक रोड दे रखी है भाई यहाँ पे, ठीक है।
तो जो ये इस तरीके से हमारी प्लेस्ड है, तो x इज इक्वल टू 0 और ये हमारी जो n की लेंथ जो दे रखी है भाई यहाँ पे x इज इक्वल टू l तक इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पे जो उन्होंने लीनियर डेंसिटी दे रखी है, ठीक है, लीनियर डेंसिटी की है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड वेरीज फ्रॉम डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन एज। तो यानी कि जो हमारी यहाँ पे लीनियर डेंसिटी है भाई इस रोड की, ठीक है, जो ओरिजिन से वेरी करेगी हमारी a प्लस बी एक्स की फॉर्मेट में। तो आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट बतानी है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास दिस रोड इन टर्म ऑफ a b एंड l, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा यहाँ पे क्या है भाई हमारी जो रोड है वो x एक्सिस पे प्लेस्ड है, तो यानी कि y कोऑर्डिनेट और हमारा जो z कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। तो यानी कि मेनली अब आपको यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू बतानी है x कोऑर्डिनेट के अंदर। तो अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस बॉडी है तो वहां पे हम लोग भाई किस तरीके से सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकालते हैं, तो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो क्या रहेगा भाई, दैट इज 0 to l x इंटू में dm डिवाइड बाई टोटल मास इसका, ठीक है। चाहिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 to l हमें इंटीग्रेट करना है और इसका हमें क्या है, टोटल मास की वैल्यू निकालनी है भैया पे, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट है। तो यहाँ पे जो इन्होंने लीनियर डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है, जो इन्होंने दे रखी है दैट इज मास पर यूनिट लेंथ के केस में, ठीक है। तो ये इन्होंने जो वैल्यू डिफाइन कर रखी है वो दे रखी है भाई, दैट इज रो इज इक्वल टू a प्लस इंटू में bx। तो यहाँ से जैसे m इंटू में हमारा l है, तो यहाँ से हम dm की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे किसी स्मॉल पार्ट के लिए। तो लेट्स से भाई मैं यहाँ पे मान के चलूंगा, ये हम लोगों ने एक स्मॉल पार्ट को कंसीडर कर लिया है जिसकी जो मास की वैल्यू है वो dm है, और ये जो हमारा ओरिजिन से वो क्या है भाई dx डिस्टेंस अगर हमारा दूर है तो, या फिर जो इसकी सॉरी लेंथ लेके चलेंगे वो कितनी है यहाँ पे, ये dm है और dx है। तो इस केस में जो हम लोग यहाँ पे dm की वैल्यू निकालेंगे इस केस में, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज dm इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास दैट इज रो इंटू में dx। तो अगर मैं टोटल मास की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, इसको मैं यहाँ पे m में लिख सकता हूँ, दैट इज 0 to l x dm डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द रोड, इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे भाई। तो ये हमारा बेसिकली इसका क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे हम इनकी ऊपर और नीचे दोनों जगह वैल्यू पुट करके इसको सोल्व आउट करेंगे। तो इसको आप ऐसे ही लेके चले भाई। तो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू x डायरेक्शन में क्या रहेगी, तो x हमारे पास है, ठीक है, जो हमारा x डिस्टेंस दूर है जो हम लोगों ने एलिमेंट को माना है, और dm की वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी यहाँ पे, दैट इज रो dx 0 to l, और नीचे भी हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज रो इंटू में dx 0 to l। इसको अब आपको इंटीग्रेट करके क्या है, x डायरेक्शन के अंदर सेंटर ऑफ मास की वैल्यू बतानी है भाई, ठीक है। तो हम लोग रो की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे लीनियर डेंसिटी की, दैट इज a प्लस बी एक्स इंटू में x इंटू में dx 0 to l a प्लस बी एक्स इंटू में dx 0 to l। इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेट करके आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इसको, देखिए ऊपर लिख लेंगे हम इसको ax प्लस बी एक्स स्क्वेयर इंटू में dx, और नीचे आ जाएगा मेरे पास ये a प्लस बी एक्स इंटू में dx। इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है 0 to l और इसको इंटीग्रेट करना है 0 to l फॉर्मेट में। तो जब हम लोग ए एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस बी एक्स की पावर 3 अपॉन 3, और यहाँ पे हम लोग इसकी लिमिट पुट करेंगे 0 to l, और नीचे आ जाएगा अभी मेरे पास कितना, दैट इज ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे 0 to l, ठीक है। अब हमारी सिंपल क्या बचेगी, यहाँ पे मैथमेटिक्स बढ़ेगी। तो ऊपर आ जाएगा दैट इज ए एल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी एल क्यूब डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई ये जाएगा आपका ए एल प्लस बी एल स्क्वायर, और ये आ जाएगा भाई आपके पास 2,
ठीक है, इसको अब आपको सोल्व आउट करना है। तो जब आप ऊपर का एलसीएम लोगे और नीचे का सोल्व करोगे, तो सोल्व करने के बाद जो इसका आंसर रहेगा भाई, वो रहेगा दैट इज, ऊपर वाले की अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दैट इज 3AL प्लस 2B एल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या रहेगा भाई आपका, दैट इज 6A प्लस 3BL। ठीक है, इसको सोल्व करके भाई मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर जो मेरा 99 है, ठीक है, उसका मेरे पास क्या आंसर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सोल्व कैसे करेंगे, कोई भी हम लोग एलिमेंट मान लेंगे, ठीक है, जिसका मास dm रहेगा और जो उसकी कोड यानी कि जो ओरिजिन से क्या है वो x डिस्टेंस दूर है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके हम लोग यहाँ पे क्या है, इस पूरी की पूरी जो रोड का है वो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भाई, तो ये आपका मेनली यहाँ पे कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए। रोड हमारी यहाँ पे एक्स एक्सिस फॉर्मेट में है, तो सिर्फ हमारा एक्स के अंदर ही हमारा सेंटर ऑफ मास की वैल्यू रहेगी, वाई और जेड में क्या है, सेंटर ऑफ मास 0 रहेगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पे क्या है। इन ए बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन circulate around the nucleus on a path of radius 0.5 angstrom at a frequency of 5 into 10 की power 15 revolution per second. The magnitude of magnetic field at the center of orbit आपको यहाँ पे बताना है। तो बोर मॉडल के अंदर हाइड्रोजन एटम हम क्या कंसीडर करते हैं भाई, कि हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन क्या इसके चारों तरफ रोटेट करते हैं। तो यानी कि हमारा जो एक केस बन गया है कि रिंग वाला हमारा है, लूप वाला केस बनेगा। ठीक है, यानी कि जब हमारा कोई भी चार्ज क्या है इसके सरकमफ्रेंस में घूम रहा है, यानी कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कॉइल है, लूप है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, एट द सेंटर ऑफ ऑर्बिट, यानी कि कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है, आपको वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है भाई। ठीक है, लेट्स से अगर हमारे पास ये कॉइल है, अगर इसकी रेडियस यहाँ पे r है, ठीक है, और अगर इसमें हमारा क्या है आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, अगर आई करंट हमारा फ्लो कर रहा है तो एट द सेंटर ऑफ लूप या क्वाइल जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला रहेगा वो कितना रहेगा भाई, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे जब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, अब आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो करंट हमारे पास सिंपली क्या फॉर्मूला रहता है भाई, दैट इज चार्ज पर यूनिट हमारा टाइम जितना फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन तो ई है और 1 अपॉन टाइम को मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा भाई, फ्रीक्वेंसी लिख लूंगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या है, पर सेकंड में कितने रोटेशन यहाँ पे लगा रहा है, तो इन्होंने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10 की पावर 15 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, और आपको यहाँ पे रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है, दैट इज 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करके सबसे पहले तो आप यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालोगे, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, इसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 इंटू 10 की पावर 15 से। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो सॉर्ट आउट करने के बाद जो करंट की वैल्यू निकल के आएगी भाई यहाँ पे, ठीक है, उसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास दैट इज 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 एम्पियर। ठीक है, यानी कि अभी हमारा क्वाइल वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ऑर्बिट कितनी वैल्यू निकलेगी भाई, बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2r। तो म्यू नोट की वैल्यू क्या रहेगी भाई यहाँ पे 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7, और करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 डिवाइड बाई 2 इंटू में, और जो आपको आर की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई, दैट इज 0.5 को लिख लूंगा 1/2 इंटू 10 की पावर माइनस का 10। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको जब हम लोग सोल्व आउट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 11, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू में 8 32 पाई इंटू में 10 की पावर माइनस का 11, और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 10, तो यानी कि 3.2 आएगा भाई यहाँ पे 3.2।
तो यानी कि ऊपर बचेगा आपका 32 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 10 टेस्ला। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि जो मेरा आंसर रहेगा 3.2 पाई वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख लीजिए या फिर टेस्ला लिख लीजिए भी यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो मेरे पास आंसर रहेगा वो क्या रहेगा अभी मेरा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस ऑफ इक्वल चार्ज इज 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 न्यूटन दे रखा है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 5 एंगस्ट्रॉम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन इज। तो यहाँ पे बेसिकली आपको दो पॉजिटिवली चार्ज आयन दे दिए हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 5 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर इन्होंने डिस्टेंस दे रखी है भाई यहाँ पे। ठीक है, और चार्ज की वैल्यू आपको यानी कि आपको यहाँ पे ये बताना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने मिसिंग है फ्रॉम ईच आयन, यानी कि यहाँ पे चार्ज की वैल्यू आपको निकालनी है भाई। ठीक है, दोनों हमारे सेम पॉजिटिवली चार्ज हैं, इक्वल चार्ज, तो Q1 और Q2 इन दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पे इक्वल रखनी है। तो दो पॉजिटिवली चार्ज आयंस के बीच में हमारी जो फोर्स है हम लोग कूलम्ब्स लॉ से निकालते हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो उन्होंने फोर्स की वैल्यू दे रखी है भाई वो दे रखी है दैट इज 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 न्यूटन। तो Q1 Q2 की वैल्यू बराबर है, तो ये हो जाएगा भाई Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 इंटू में आ जाएगा भाई ये आपका आर स्क्वायर, और ये जाएगा दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बस इसको अब आपको क्या है सोल्व करना है भाई यहाँ पे। तो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से आप Q की वैल्यू निकाल लीजिए भी आप। तो Q स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी मेरे पास वो आ जाएगी दैट इज 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 9, और R की वैल्यू आपको दे रखी है 5 का स्क्वायर, 25 ही लिख लेता हूँ यहाँ पे बेस को। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास दैट इज 25 इंटू 10 की पावर माइनस का 20, और डिवाइड बाई आ जाएगा भाई आपके पास 9 इंटू 10 की पावर 9। ये अब आपको यहाँ पे क्या है सोल्व करना है भाई इसको। तो जब आप इसको सोल्व आउट करते हो यहाँ पे, तो मैंने सोल्यूशन कर रखा है इसका, तो Q स्क्वायर की जो वैल्यू मेरे पास रहेगी उसकी वैल्यू आ जाएगी भाई यहाँ से आपके पास सोल्व करने के बाद जो Q का आंसर रहेगा मेरे पास दैट इज Q इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। रूट करने के बाद हमारा ये आंसर निकलेगा यहाँ पे। तो हर एक जो आपका पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास Q। अब आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, अब हम लोगों ने पढ़ रखा है Q इज इक्वल टू हमारा क्या रहता है यहाँ पे N ही रहता है। तो N की वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल चार्ज डिवाइड बाई E। तो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का, तो कैंसिल आउट करेंगे तो हर एक आयन से हमारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या वो मिसिंग है, वो कितना आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 101 का मेरे पास क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखी है, द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो गलत है भाई। हम लोग जब पढ़ते हैं, अगर हमारी एक्सटर्नल फोर्स, अगर किसी भी सिस्टम में या किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं, तो आइसोलेटेड सिस्टम में यानी कि जब उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या रहती है भाई, जीरो रहती है, उस केस में जो हमारी टोटल एनर्जी है सिस्टम की, ठीक है, वो हमेशा क्या रहती है भाई, कंजर्व रहती है। बट यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत रहेगी, क्योंकि अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अगर हम अप्लाई करेंगे तो भाई हम लोग क्या है उसके ऊपर काम करके उसकी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी स्टेट ठीक नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगी। अगला देखिए,
द वर्क डन इन मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर ए क्लोज्ड लूप इज 0 फॉर एवरी फोर्स इन नेचर। एवरी फोर्स नहीं रहेगा, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स रहती है स्टेटमेंट हमारी। तो फॉर कंजर्वेटिव फोर्स क्लोज लूप में किया गया काम, ठीक है, इन्हें क्लोज लूप, वहां पे हमारी वर्क डन की वैल्यू क्या रहती है भाई, 0 रहती है। तो ये हमारी दोनों ही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे ठीक नहीं है। तो 102 का जो मेरे पास आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमारी ये स्टेटमेंट ठीक है, और जो बी है हमारा वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमारी ठीक होगी। ठीक है, तो 102 का जो मेरे पास आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर नॉट ट्रू। अगला क्वेश्चन देखिए, द फंडामेंटल frequency of a closed organ pipe is equal to the frequency of first overtone of the open organ pipe of length 60 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है भाई, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की क्या बतानी है, आपको लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये हम लोग भाई बेसिकली 11th क्लास में वेव चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की। तो जो हमारा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है उसमें जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उन्होंने बोला है, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो मेरे पास फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है भाई वहाँ पे, दैट इज v अपॉन इंटू में 4l। ठीक है, v हमारी बेसिकली यहाँ पे क्या है, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड है। v आपकी यहाँ पे क्या रहेगी भाई, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड है। और जो यहाँ पे l है वो आपकी यहाँ पे क्या है भाई, लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एल ओ से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है भाई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ये हमारी किसके बराबर है भाई यहाँ पे, ये आपके बराबर है, दैट इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे भाई ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओपन ऑर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है भाई, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो मेरे पास फॉर्मूला रहता है वो रहता है भाई यहाँ पे, दैट इज v अपॉन 2, ये क्लोज्ड में आप सी लिख लीजिए इसको, और ओपन में आप इसको ओ से रिप्रेजेंट कर लेना भाई। तो ये हमारी ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा, फर्स्ट ओवरटोन, तो यानी कि जितने भी हमारे ओवरटोन रहेंगे, यानी कि आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ये या तो लिख लीजिए सेकंड हार्मोनिक, या फिर जो आपका फर्स्ट ओवरटोन होगा, फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या है भाई, ओवरटोन होगा किसका, ओपन ऑर्गन पाइप का, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का क्या रहता है भाई, डबल रहता है। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का क्या रहेगा यहाँ पे, डबल रहेगा। तो इट मीन्स 2 इंटू में v अपॉन 2 इंटू में एल नोट। तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपकी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर 2 आपको दोनों ही बराबर दे रखी है। यहाँ पे ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी है v अपॉन 2l नोट रहेगी। तो सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन जो रहेगा ओपन ऑर्गन पाइप का, वो क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल रहेगा भाई यहाँ पे। ठीक है, बस इन दोनों को अब आपको इक्वेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी क्लोज ऑर्गन पाइप की दैट इज v अपॉन 4l/c इज इक्वल टू किसके बराबर है, दैट इज v हमारी यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड ही है दोनों में, और l नोट की जो वैल्यू आपको 60 डिग्री दे रखी है, सॉरी 60 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पे v अपॉन इसको क्या लिख लेंगे, 60। तो v से v आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 60 आपका यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा भाई, दैट इज 4l/c। तो यहाँ से जो लेंथ है हमारी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की, उसकी वैल्यू क्या जाएगी भाई, दैट इज 60 अपॉन 4, दैट इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो मेरा 103 है उसका आंसर मेरे पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ये हमारा इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 104 क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक लॉन्ग सिलेंडर हैज ए चार्ज डेंसिटी which is proportional to the
डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस जो यहाँ पे दे रखी है भाई, ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी जो हमारी है वो हमारी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस के प्रोपोर्शनल है, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू अल्फा हमारा यहाँ पे कोई कांस्टेंट है और आर हमारी क्या है, जितना आप उससे दूर जाते रहोगे उस तरीके से हमारी क्या है डेंसिटी वेरी करेगी। तो आपको यहाँ पे बताना है द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस सिलेंडर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे बेसिकली जो हमारा ये क्वेश्चन है भाई, लेट्स से हमारा ये हम लोग एक्सिस ले लेते हैं और ये हम लोग यहाँ पे क्या है, एक सिलेंडर को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एक्सिस जो डिस्टेंस लेकर चल रही है हम लोग आर मान लेते हैं, और लेट से जो इसकी टोटल लेंथ मान लेते हैं भाई, ये आपके यहाँ पे क्या है एल ले लेते हैं, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अब आपको ये बताना है कि इस लॉन्ग सिलेंडर के हमारा जो इनसाइड है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, ठीक है। ये आपका यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे भाई किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जो हम जनरली फॉर्मूला यूज करके वैल्यू निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हमारा फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है कि फाई इज इक्वल टू क्या रहेगा, दैट इज क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई टोटल डिवाइड बाई अपसाइलन नोट। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नंबर ऑफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास करेगी पर यूनिट एरिया में, तो यहाँ से हम लोग क्या भाई इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे इनसाइड दिस सिलेंडर। तो हमारे पास जो फ्लक्स का फॉर्मूला रहता है फॉर ए क्लोज्ड पाथ ई डॉट डी एस, उसकी जो मेरे पास वैल्यू रहती है भाई वो क्या रहेगी यहाँ पे, टोटल चार्ज हमारा कितना है। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी गोजन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं भाई, जो हम लोगों ने माना है जिसकी रेडियस आर और जिसकी लेंथ हम लोगों ने एल कंसीडर की है, ठीक है। तो क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई मेरा अपसाइलन नोट। अब इन्होंने लिखा है ना कि जो हमारी चार्ज डेंसिटी है वो इसके रेडियली बाहर जा रही है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो हम लोग यहाँ पे कोई भी अगर एरिया कंसीडर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस हमारा क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो एंगल है वो आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन अपसाइलन नोट, ठीक है। तो यहाँ से जो अगर हम लोगों ने गोजियन सरफेस ये मानना है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज 2 पाई आर इंटू में एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन अपसाइलन नोट। तो ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, जहाँ से हम लोग क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर एल अपसाइलन नोट, ये आपका यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा। बट मेनली अब आपको यहाँ पे क्या है भाई, अब आपको इस टोटल जो हमारा सिलेंडर है इसमें टोटल चार्ज की वैल्यू निकालनी है जो इस गोजियन सरफेस के अंदर इनक्लोज रहेगा, ठीक है। सब लोग सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट लिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी हम लोगों ने यहाँ पे गोजन सरफेस ही मान के जो हम लोग चल रहे हैं अभी, ठीक है, जिसकी एक्सिस से डिस्टेंस अगर आर है और इसकी लेंथ अगर मैं यहाँ पे एल लेके चलता हूँ, तो हमारी अकॉर्डिंग टू चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो बाहर की तरफ रहेगी, यानी कि डी एस जो भी हम लोग यहाँ पे एरिया कंसीडर करेंगे गोजन सरफेस में और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सेम डायरेक्शन में है, तो हमारा कोस 0 1 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल जो एरिया हम लोगों ने मानना है गोजन सरफेस का वो क्या रहेगा, दैट इज 2 पाई आर एल। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है, वो हमारा क्या रहेगा, Q डिवाइड बाई 2 पाई आर एल इंटू में अपसाइलन नोट। अब मेनली जो आपको यहाँ पे क्या है भाई, जो हम लोगों ने गोजन सरफेस माना है इसके अंदर हमारा टोटल चार्ज इनक्लोज कितना है, मेनली आपको इस Q की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे भाई वॉल्यूम वाला कंसेप्ट, और आपको चार्ज डेंसिटी यहाँ पे दे रखी है। तो अगर हमें टोटल Q की वैल्यू अगर यहाँ पे निकालनी है, Q इनक्लोज्ड, अगर हमें यहाँ पे Q इनक्लोज्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम लोग जो वैल्यू लिखेंगे भाई वॉल्यूम एलिमेंट के थ्रू, वो क्या रहेंगी हमारे पास यहाँ पे, दैट इज डेंसिटी इनटू में डीवी। ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है जो हम लोग बीएससी के अंदर पढ़ते हैं भाई। तो क्यू इनक्लोज कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, क्यू इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे हमारे पास जो तीन कंपोनेंट है इसके रेडियल डी फाई एंड डी जेड वाला, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे,
आपको यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है वो तो आपके पास रो है, तो dv को अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो एक तो आएगा हमारे पास rdr, एक आपका यहाँ पे बनेगा d और एक आपका यहाँ पे बनने वाला है दैट इज dz। ठीक है, ये आपके वॉल्यूम कंसेप्ट रहेंगे। तो dz को हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे भाई उसकी जीरो से लेके टोटल लेंथ तक। फाई जो हमारा रहेगा उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेके 2 पाई तक, और जो हमारी लेंथ रहेगी भाई उसको हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे दैट इज जीरो से लेके आर तक, जो इसका रेडियस कंपोनेंट जहां तक हम लोग इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं इनक्लोज पार्ट में। ठीक है, अब यहाँ से देखो जब हम लोग d5 को इंटीग्रेट करेंगे 0 to 2 पाई, सोल्व करने के बाद 2 पाई हमारा बाहर आ जाएगा। dz को हम इंटीग्रेट करेंगे 0 to l, तो इसकी टोटल लेंथ l मेरी बाहर आ जाएगी। तो आपका इनसाइड की वैल्यू क्या बचेगी, 0 to r बचेगी, और ये आ जाएगा दैट इज रो आर इंटू में डी आर। अब हम लोग यहाँ पे चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास दैट इज 2 पाई l, और आपके पास जो चार्ज डेंसिटी जो दे रखी है वो आपकी है अल्फा आर। तो अल्फा भी मेरा कांस्टेंट, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा आपका आर, तो ये आ गया, और आर डी आर हमारे पास ये है, और 0 to r इसको यहाँ पे क्या है इंटीग्रेट करना है। ठीक है, आर डैश भी मान सकते हो, तो सिंपली सोल्व हो जाएगा आपका। तो टोटल चार्ज की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, दैट इज 2 पाई अल्फा l, और ये आ जाएगा भाई आपका r की पावर 3/3, 0 to r। तो इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आ गया भाई, दैट इज 2 पाई अल्फा l r की पावर 3/3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोगों ने सिलेंडर के अंदर इनक्लोज्ड टोटल चार्ज की वैल्यू निकाल ली है, इसकी वैल्यू को आप क्या है भाई पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे हम लोग पुट करेंगे तो इनक्लोज्ड चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है भाई सिलेंडर की वैल्यू निकल जाएगी। तो E इज इक्वल टू क्या निकलेगा आपका, क्योंकि वैल्यू है मेरे पास दैट इज 2 पाई 3 अल्फा l r की पावर 3, इसको मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा भाई किससे, दैट इज 2 पाई r l/0। तो l से l आपका कट गया, r से इसकी एक पावर कट जाएगी। ठीक है, और 2 पाई से आपका यहाँ पे क्या है 2 पाई कट गया, तो आपके पास क्या बचेगा भाई, दैट इज अल्फा डिवाइड बाई 3/0, और ये आ जाएगा आपके पास r²। ये हमारी क्या है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहेगी। अगर हम लोग इसकी क्या है भाई डायरेक्शन दिखाएंगे तो हमारी क्या है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी यहाँ पे। तो रेडियल का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने r वेक्टर माना है उसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यानी कि अगर वेक्टर फॉर्मेट में दिखाएंगे तो अल्फा डिवाइड बाई 3/0 r², और इसके साथ क्या दिखा देंगे r कैप फॉर्मेट। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी इनसाइड द सिलेंडर वेक्टर फॉर्मेशन में। ठीक है भाई, तो मेनली अब आपको ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से समझना है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 104 का जो मेरे पास आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 इज द इसका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। आई होप सो आपको चीज समझ में आई होगी यहाँ पे। ठीक है, एक बार आप दोबारा से इस चीज को रिवाइज करके देख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो। ठीक है, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली है, और मेनली वही क्या है हमारा जो वॉल्यूम एलिमेंट था उसका यूज करके हम लोगों ने गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड टोटल चार्ज की वैल्यू यहाँ पे निकाली है। ठीक है, तो मेनली ये हमारा क्या है इसका आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो 105 नंबर में क्या उन्होंने बोला हुआ है, द डिस्टेंस covered by a body before coming to rest if it is moving with a velocity of 15 meter per second and the coefficient of friction between the surface and the body is 0.45 is। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है भाई कि जब हमारी बॉडी ठीक है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है अगर वो आपका 0.45 है, तो रेस्ट आने से पहले वो कितनी डिस्टेंस यहाँ पे क्या है रुकने से पहले वो कितनी डिस्टेंस यहाँ पे चलेगी भाई। तो सिंपली सा मीनिंग यहाँ पे ये है, अगर इसकी गाड़ी की कोई भी बॉडी है, अगर बॉडी की अगर इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी आपके पास यहाँ पे कितनी होगी 0। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या है एक्स की वैल्यू बतानी है भाई बेसिकली। तो हम लोग थर्ड अगर इक्वेशन का यूज करते हैं v² माइनस का u² इज इक्वल टू 2as।
तो आपके पास V है, U है, S आपको निकालना है। तो अब आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूज करके आपको A की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या पढ़ रखा है भाई, F इज इक्वल टू हमारा रहता है म्यू इंटू में N। N हमारे यहाँ पे क्या है, नॉर्मल फोर्स। तो म्यू की वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरे पास यहाँ पे, इसको चलो ऐसे लिख लो। तो यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन वाली फोर्स कंसेप्ट में आ रही है, यानी कि जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होगी तो उस बॉडी में हमारा कितना एक्सेलरेशन आएगा, F इज इक्वल टू M में हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे, इज इक्वल टू म्यू। नॉर्मल जो हमारी फोर्स होती है उसको लिख लेंगे हम यहाँ पे N इज इक्वल टू mg। तो M से हमारा M कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो हमारा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, उसकी वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, म्यू इंटू में जी। तो म्यू हमारा यहाँ पे कितना है, म्यू की वैल्यू है 45/100 और जी की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी लेनी है, 10। तो कैंसिल आउट करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, दैट इज 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप इसमें वैल्यू पुट करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, 2 पुट करने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा अभी यहाँ से। ठीक है, मेनली बस आपको ये कंसेप्ट समझना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे इस कंसेप्ट का यूज करके, और फिर हम लोग क्या है इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 है, माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, दैट इज 225 इज इक्वल टू 2 इंटू में 4.45 डिवाइड बाई 10 इंटू में S। ये आपका बेसिकली यहाँ पे क्या है, इसका आंसर निकलेगा अभी। हाँ, और ये रेस्ट में आ रही है इसलिए हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए जो नेगेटिव वाला फैक्टर है वो चला जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा भाई आपके पास 5, ये आ जाएगा आपके पास 9। तो यहाँ से जो S की वैल्यू रहेगी आपके पास, दैट इज 225 डिवाइड बाई 5। तो इसका आंसर रहेगा मेरे पास ऑप्शन नंबर 2, 25। तो यानी कि रेस्ट में आने से पहले वो जो हमारी बॉडी है वो हमारी क्या है भाई, 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके फिर रुकेगी। तो क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए भाई, एक सोर्स ऑफ लाइट है 6 सेंटीमीटर हाई, इज लोकेटेड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर हुज फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे बताना है नेचर, साइज एंड लोकेशन ऑफ इमेज आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आप कनकेव मिरर ले लीजिए भाई, कोशिश करेंगे इसको विदाउट फॉर्मूला सोल्व करने की। कनकेव मिरर में इसकी जो फोकल लेंथ दे रखी है भाई, ठीक है, ये अगर आपका फोकस है यहाँ पे, तो ये जो आपको डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। और कनकेव है हमारा, तो कनकेव मिरर में एफ की वैल्यू क्या लेनी है भाई, आपको हमेशा क्या लेनी है भाई, नेगेटिव लेनी है। तो अगर ये एफ यहाँ पे है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 40 सेंटीमीटर रहेगी। और आपका इन्होंने जो ऑब्जेक्ट ले रखा है, ठीक है, यानी कि 40 सेंटीमीटर है। चलो इसको एक बार लिखो, इसको ऐसे ही, ये आपका 40 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे रखा हुआ है भाई हमारा, यानी कि सी के परे रखा हुआ है आपका, यानी कि जो आपको यू की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, वो आपको दे रखी है यहाँ पे, दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यू की वैल्यू भी आपको क्या लेनी है भाई, माइनस का 60। तो आपको यहाँ पे नेचर बताना है। तो अगर हम लोग इसको विदाउट फॉर्मूला सोल्व करें तो देखो पहला हमारा क्या होगा, अगर हमने किसी भी कनकेव मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सी के परे में, तो आपकी इमेज हमारी क्या बनेगी भाई, यहाँ बनेगी एफ और सी के सी और एफ के बीच में बनती है। पहली बात ये कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो जो आपका ऑप्शन में ये इमेजनरी वाला पोर्शन है इसको पहले काट दीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारी ये बनेगी। दूसरी हमारी क्या बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो देखो रियल एंड स्ट्रेट दे रखी है और रियल एंड इन्वर्टेड, इसको फॉर्मूले से सोल्व करने की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट सी के लेफ्ट हैंड साइड में है तो हमारी इमेज क्या बनती है, सी और एफ के बीच में बनेगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। दूसरी चीज साइज कैसा होगा हमारा, साइज हमारा क्या रहता है, अगर सी के लेफ्ट हैंड साइड में है तो छोटी बनेगी भाई हमारी यहाँ पे। ठीक है, तो देखो 6 सेंटीमीटर दिखा रखी है, तो आंसर में आपके यहाँ पे क्या रखा है, 3 सेंटीमीटर रखा है। और आप यहाँ से v की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो।
तो विदाउट फॉर्मूला अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो भाई, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इसको हम लोग सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपके पास f है और आपके पास u है, तो अब आपको यहाँ पे यूज करना है मिरर फॉर्मूला। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/v की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1/f माइनस का 1/u। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 1/20, और माइनस तो है ये, और ये हो जाएगा माइनस का 1/60। तो माइनस माइनस प्लस लिख देंगे अभी इसको यहाँ पे। ठीक है, ये आपका यहाँ पे बेसिकली कंसेप्ट बनेगा। तो 1/v की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी भाई, माइनस का 1/20, और ये आ जाएगा प्लस 1/60। एलसीएम आ जाएगा आपका 60, तो माइनस का 3 प्लस 1, तो माइनस का 2/60, यानी कि माइनस का 1/30। तो यानी कि आपके पास जो v की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या है, हमारी जो इमेज है वो लेफ्ट हैंड साइड में ही बनी है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन गई है। और अब आप अगर मैग्निफिकेशन के थ्रू निकालना चाहो तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का v/u। ठीक है, तो आपको एच डैश की वैल्यू निकालनी है। एच की वैल्यू आपको 6 दे रखी है, माइनस वी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 30, डिवाइड बाई यू की वैल्यू कितनी है, माइनस का 60। तो माइनस का 1/2 हो गया यहाँ से। तो एच डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 इंटू में 6, माइनस का 3 सेंटीमीटर। तो ये माइनस का मतलब क्या है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ये चीज बन रही है। तो विद सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, और विदाउट सॉल्यूशन आपका टाइम बचेगा। ठीक है, आपको चीज ध्यान में रखनी है भाई। तो 106 का मेरे पास जो आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके भी हम लोग इसको क्या है, सोल्व आउट हम लोगों ने इसको कर दिया है अभी। अगला क्वेश्चन देखिए अब हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम आइसोस्पिन एंड द सेम स्ट्रेंथनेस। तो ये भाई हमारा पार्टिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो इसमें जो इसका क्वेश्चन है भाई, जो न्यूट्रॉन एंड हमारा जो प्रोटॉन है, इन दोनों की सेम आइसोस्पिन होती है और सेम स्ट्रेंथनेस होती है भाई। ठीक है, इसकी अगर हाँ जी, इसका भी अब ये रखो, जो आई थिंक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो आइसोस्पिन की वैल्यू होती है वो 1/2 रहती है, और जो इसका स्ट्रेंजनेस की वैल्यू जो रहती है भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, वो 0 रहती है यहाँ पे। ठीक है, तो 107 का जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी अलग अलग जो है ये फोटोन है, और इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। तो स्ट्रेंजनेस के लिए आप एक बार पार्टिकल फिजिक्स के नोट्स अपने रिवाइज करें। ठीक है, तो 107 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है, ए पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम एज फास्ट एज द इलेक्ट्रॉन and the ratio of de Broglie wavelength of the particle to that of an electron is 1.813 into 10 की पावर माइनस का 4। तो आपके यहाँ पे पार्टिकल बताना है भाई। तो हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ का, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है भाई, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या रहता है, प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाई एम वी। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो पार्टिकल है हमारा वो 3 टाइम फास्ट मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन से, यानी कि अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैं मानता हूं यहाँ पे, वो हमारी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से 3 टाइम ज्यादा है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, और पार्टिकल की जो वेवलेंथ है डी ब्रोगली, उसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ किससे, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उन दोनों का जो रेशियो आता है भाई वो होता है 1.813 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है भाई, अब आपको पार्टिकल बताना है यहाँ पे। तो यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपके पास होता ही है, तो आपको मास ऑफ पार्टिकल बताना है, यानी कि कौन सा यहाँ पे पार्टिकल है। तो इस इक्वेशन का लेके चल हम लोग चलेंगे यहाँ पे। तो
लैम्डा ऑफ पार्टिकल क्या रहेगी, h डिवाइड बाई मास ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन आप उठा लीजिए इलेक्ट्रॉन वाली, बस दोनों को डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो जाएगा h डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, इन दोनों को अगर आप यहाँ पे डिवाइड करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इन्होंने दे रखा है, तो आपका h तो h से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा p डिवाइड बाई लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर आ गया भाई, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऊपर आ जाएंगे और मास ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे नीचे। अब आप इनको क्या है, सोल्व आउट करना है। तो इन दोनों का जो रेशियो दे रखा है भाई, ये वाली वैल्यू तो आपको दे रखी है कितनी, 1.813 इंटू 10⁻⁴। हाँ जी, ठीक है। और ये जो इन्होंने रेशियो दे रखा है यहाँ से निकाल लीजिए, दैट इज VE अपॉन VP निकाल लीजिए भाई यहाँ से, तो VE अपॉन VP की वैल्यू हो जाएगी 1/3। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही, मास ऑफ प्रोटॉन हमें, सॉरी मास ऑफ पार्टिकल हमें निकालना है, और VE अपॉन VP इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1/3। तो मास ऑफ पार्टिकल कितना आएगा भाई, ME रहेगा ऊपर डिवाइड बाई 3 इंटू में 1.813 इंटू 10⁻⁴। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कितना होता है, 9.31 इंटू 10⁻31, और ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 1.813 इंटू 10⁻⁴। इसको जब आप लोग सोल्व आउट करोगे, तो सोल्व आउट करने के बाद जो आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है भाई, वो आ रहा है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और ये जो हमारा मास होता है भाई, ये होता है मेरा मास ऑफ न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इस, हाँ जी, तो 108 का जो मेरे पास आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बस हम लोगों ने वैल्यू को पुट किया है और उसको सोल्व किया है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन उन्होंने क्या दे रखा है, अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी 32 watt per meter square passes through a 3 polarizer such that the transmission axis of the last polarizer is perpendicular to the first. If the intensity of the emerging light is 3 watt per meter square, the angle between transmission axis, आपको एंगल बताना है बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फर्स्ट 2 पोलराइजर इज। तो 2 पोलराइजर के बीच का आपको क्या बताना है भाई, दैट एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फर्स्ट 2 पोलराइजर। अब यानी कि भाई यहाँ पे इन्होंने 3 पोलराइजर ले रखे हैं, ये हमारा फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, और ये आपका यहाँ पे क्या है भाई, थर्ड दे रखा है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, जब हमारी अनपोलराइज लाइट आई नोट हमारी फर्स्ट पोलराइजर से पास करेगी, तो आफ्टर पोलराइज, इसके बाद कि इसकी जो इंटेंसिटी आती है भाई, ये I1 की जो मेरे पास इंटेंसिटी होगी वो कितनी आती है, I0/2 आती है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो अगर लेट्स से हमारे पास I0 की वैल्यू 32 है, तो 32 डिवाइड बाई 2, तो जब यानी कि फर्स्ट पोलराइज से जब ये लाइट पास करेगी हमारी अनपोलराइज लाइट, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी भाई हमारे यहाँ पे, दैट इज 16 वोट पर मीटर स्क्वायर होगी। अब जब ये हमारी I1 लाइट हमारी इस सेकंड वाले पोलराइजर से पास करती है, अब हम लोग यहाँ पे क्या है, मेलस लॉ लगाएंगे। तो I2 की वैल्यू जो यहाँ पे होगी भाई, I2 इज इक्वल टू क्या होगी, I1 कोस स्क्वायर थीटा, हमारा यहाँ पे इसका आंसर रहेगा। अब इन्होंने क्या बोला है कि जैसे ही हमारी ये जो I2 इंटेंसिटी वाली लाइट है थर्ड पोलराइज से पास करेगी, अब इन्होंने क्या कंडीशन दे रखी है, जो फर्स्ट जो है आपका और जो आपका थर्ड है, इन दोनों के बीच का जो एंगल दे रखा है, इन दोनों के बीच का जो आपको एंगल दे रखा है वो 90 डिग्री दे रखा है भाई यहाँ पे। तो अगर मैं ये बोल लेता हूँ कि अगर फर्स्ट पोलराइजर और सेकंड पोलराइजर अगर ये थीटा डिग्री पे रखे हुए हैं, तो जब हमारी I2 हमारी थर्ड में से पास करेगी, तो यहाँ पे जो I3 मेरे पास निकल के जाएगी भाई, उसकी वैल्यू क्या होगी मेरी, I2 कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा होगी यहाँ पे एंगल की वैल्यू।
बस आपको ये चीज यहाँ पे समझनी है भाई, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सच दैट द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द लास्ट पोलराइजर इज परपेंडिकुलर है किसके, फर्स्ट के। ठीक है, तो ये मैंने क्या बोला है कि भाई मान लो फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। अब मैंने बोला है कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में अगर एंगल थीटा है तो फर्स्ट और थर्ड के बीच, सेकंड और थर्ड के बीच में हमारा कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। यही चीज बस आपको मेनली यहाँ पे समझनी है। अब आपको जो क्वेश्चन दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप वैल्यू पुट कर दे रहे हो, आपका आंसर निकल जाएगा। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पहला पोलराइजर और जो थर्ड है उन दोनों के बीच में हमारा कितना एंगल है, 90 डिग्री का। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर फर्स्ट और सेकंड का अगर मैंने थीटा माना है तो सेकंड और थर्ड का क्या हो जाएगा मेरा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बस अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करके अपना क्या है आंसर को सोल्व आउट करना है। अब आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है भाई यहाँ पे। तो जो I3 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, I3 की वैल्यू जो आपको यहाँ पे दे रखी है भाई, उसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 वोट पर मीटर स्क्वायर दे रखी है। ठीक है, तो अब हम लोग I3 को सोल्व करेंगे। तो I3 मेरा किसके बराबर है, I2 कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। I2 की वैल्यू पुट करिए इस इक्वेशन में। तो I2 की वैल्यू है मेरे पास I1 कोस स्क्वायर थीटा, ये तो आपके आ गया I2 की वैल्यू, और साथ में आपका यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। बस ये आपका मेनली यहाँ पे कंसेप्ट है भाई। I1 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, I3 की वैल्यू है, तो I3 की वैल्यू है मेरे पास 3, I1 की वैल्यू है मेरे पास 16, ये बनेगा आपका कोस स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा भाई आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। अब आपका यहाँ पे क्या है, प्योर मैथमेटिक्स है, इसको सोल्व करेंगे। तो 13/16 इज इक्वल टू, अब आप इसको क्या करिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। तो 4 2 ऐसे लिखेंगे हम लोग इसको, 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और 4 से हम लोगों ने इसको डिवाइड कर रखा है। तो ऊपर बन जाएगा ये साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। तो यानी कि 4 को आप इस साइड लेके आओगे तो 13/16 इंटू में 4, तो यानी कि ये आ जाएगा भाई आपका 3/4 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा का स्क्वायर हो जाएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 3/4 का रूट, यानी कि क्या हो जाएगा √3/2। और √3/2 की वैल्यू कब होती है साइन थीटा में, साइन 60 के ऊपर। तो 2 थीटा हमारा किसके बराबर आ गया, साइन 60, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड पोलराइजर के बीच में जो आपका एंगल बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर यहाँ पे रहेगा इसका। ठीक है भाई, ये इसका क्या है मेनली कंसेप्ट है। और आज की वीडियो का जो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, एन इंडक्टेंस L एंड ए रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो द मैक्सिमम रेट एट विच द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको यहाँ पे बताना है मैक्सिमम रेट, ठीक है, एट विच हमारी जो क्या है मैग्नेटिक फील्ड में हमारी एनर्जी जो क्या है मैक्सिमम वो रहेगी, स्टोर रहेगी, सॉरी। तो जो रेट वाला फॉर्मूला होता है भाई, द रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड, एनर्जी इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इसका देखो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, वो रहता है PL इज इक्वल टू LI/DI/dt। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। हालांकि हम इस फॉर्मूले को सोल्व भी कर सकते हैं। कैसे हम निकालेंगे, अगर हमारा ये सीरीज LR का सर्किट है तो इसके अंदर जो मेरा करंट का फॉर्मूला रहेगा भाई सीरीज LR सर्किट में, वो रहेगा I0 1 इज इक्वल टू E की पावर R/L इंटू में T, ये वाला फॉर्मूला रहता है यहाँ पे भाई। ठीक है, और जो हमारा एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला रहता है, एनर्जी स्टोर्ड
इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैं एनर्जी स्टोर निकाल रहा हूँ भाई, रेट बाद में निकालेंगे। तो मेरे पास ये जो फॉर्मूला रहता है यू बी इज इक्वल टू, ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1/2 LI²। ये है आपका एनर्जी स्टोर्ड का। तो जब हम लोग इसकी क्या निकालेंगे, रेट, रेट का मतलब क्या है, इसका आप डेरिवेटिव कर दीजिए। तो हम लोग जब इसका डेरिवेटिव करेंगे डी यू बी अपॉन डी टी 1/2L, या जाएगा 2I/डी/I/dt, ये रहेगा भाई, 2 से 2 कट गया। तो इसी को ही मैंने ऊपर PL की फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो PL यानी कि रेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या जाएगा, ये बनेगा भाई आपका, दैट इज LI/डी/I/dt। तो यानी कि ये जो आपकी इक्वेशन नंबर P है, डायरेक्ट भी ध्यान में रख सकते हो, या फिर भाई आप इक्वेशन नंबर P को सोल्व भी कर सकते हो। अब सीरीज LR का हमें करंट का फॉर्मूला दे रखा है। अब आपके पास I है, एक बार आप DI/dt करके यहाँ पे वैल्यू पुट करके, और इसको आप क्या है, सोल्व आउट करना है भाई अब आपको। तो हम लोग इसको देखो स्टार्ट करेंगे। अब आपके पास जो I की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, अभी प्योर मैथमेटिक्स है भाई, जो मैं साथ साथ में लिखता रहूंगा। तो आपके पास ये दे रखी है I0 1 माइनस का E माइनस का R/L इंटू में T। इसका आप एक बार डेरिवेटिव करिए यहाँ पे। तो DI/dt, इसकी वैल्यू क्या रहेगी भाई, आपके पास I0 तो है ही, ठीक है, माइनस में माइनस माइनस तो हमारा प्लस हो जाएगा, E की पावर माइनस का R/L इंटू में T, और E का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस, यानी कि माइनस, एक तो ये वाली माइनस भाई, और एक ये जाएगी माइनस का R/L। तो यहाँ से आपके पास क्या जाएगा, I0 R/L E की पावर माइनस का R/L इंटू में T, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर P में हमें वैल्यू पुट करनी है। एक तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है I की वैल्यू, और एक मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू है। तो अब इन दोनों को आप कहाँ पे पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर P में। पुट इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर P, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ये जो रेट की वैल्यू है भाई, वो आ जाएगी आपके पास, दैट इज LDI/dt, ठीक है। तो चलिए भाई इसको भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, तो L तो हमारा है ही, I की वैल्यू क्या आएगी आपके यहाँ से, I0 1 माइनस का E R/L इंटू में T, ठीक है। और DI/dt की वैल्यू कितनी रहेगी भैया, यहाँ से R0 R/L, और ये रहेगी E की पावर माइनस का R/L इंटू में T। तो इसको L से तो आप L कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहां से फिर आपका आंसर क्या बनेगा भाई, अच्छा हाँ, हमारे पास EMF की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, सॉरी, EMF की वैल्यू E है भाई। तो भाई बाद में फिर मैं ये I0 की जगह E पुट कर दूंगा वहां पे, ठीक है। तो PL की वैल्यू जो मेरे पास यहाँ पे रहेगी, वो क्या रहेगी, I0 का स्क्वायर इंटू में R, और ये बचेगा भाई आपका 1 माइनस का E R/L इंटू में T, और ये आ जाएगा E की पावर माइनस का R/L इंटू में T। अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी। तो R0 इंटू में R का स्क्वायर, लेट मी चेक, एक हमारे R/L चला गया भाई, कहाँ पे है, ओके, ये हमारा आ रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है। और इसको अंदर लिखेंगे तो E की पावर माइनस का R/L इंटू में T, और ये आ जाएगा आपके पास E की पावर माइनस का 2R/L इंटू में T, ये बनेगा भाई। अब इस I0 को भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो जो मेरा ये करंट है, और आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की चीज दे रखी है, तो E/R होता है,
इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, जब आप इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो आपका जो ये फॉर्मूला बनेगा भाई पावर रेट का, वो क्या हो जाएगा, पी एल इज इक्वल टू आई नोट की वैल्यू पुट करोगे तो ई स्केयर डिवाइड बाई आर स्केयर आएगा ये, और इनटू में आर है तो एक पावर से एक पावर ही कट जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये बचेगा आपके पास ई स्केयर अपॉन आर स्केयर, ई की पावर माइनस का आर अपॉन एल इंटू में टी, और माइनस का ई माइनस का 2 अपॉन आर एल इंटू में टी, ये आपके पास बनेगा भाई। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम पावर करना है। अगर टू फाइंड आउट द मैक्सिमम पावर, टू फाइंड आउट मैक्सिमम पावर, तो इस पावर रेट को हम लोग डिफरेंशिएट करके इसको क्या करेंगे, डी पी एल अपॉन टी इज इक्वल टू 0, और यहां से फिर हम लोग क्या है भाई वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर को फाइंड आउट करने के लिए जो आपका पावर रेट है उसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर हम लोग इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा आपका ई स्केयर अपॉन आर स्केयर। अभी देखो भाई पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है, तो ये आपका माइनस का आर अपॉन एल तो निकलेगा बाहर, ए की पावर माइनस का आर अपॉन एल इंटू में टी, माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, 2r अपॉन एल ये आ गया बाहर, ए की पावर माइनस का 2r अपॉन एल इंटू में टी, ये बनेगा भाई। ठीक है, इसको आप यहाँ पे किसके बराबर पुट कर दीजिए, 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो 0 के बराबर पुट करेंगे तो ई स्केयर अपॉन ई स्केयर बाई आर स्केयर 0 हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा आर अपॉन एल ई की पावर माइनस का आर अपॉन एल इंटू में टी, ये आपका किसके बराबर आ गया यहाँ से 2r अपॉन एल, और ये बचेगा आपका माइनस का 2r अपॉन एल इंटू में टी। ठीक है, इसी हमारा सिंपली बनेगा भाई। तो r बाई एल से r बाई एल इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। अब e की पावर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, दूसरे में हमारी 2 है, तो 1/2 इज इक्वल टू e की पावर माइनस का r बाई एल, ये बनेगा भाई आपका यहाँ पे r बाई एल इंटू में टी। ये हमारा आ गया भाई, इसकी वैल्यू को अब आप ऊपर पुट करो और सोल्व आउट करोगे। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप इस इक्वेशन नंबर 3 को कहां पुट करोगे, इक्वेशन नंबर पी में, सॉरी ये जो हमारी आई है यहाँ पे इक्वेशन नंबर क्यू में पुट कर दीजिए, तो आपकी मैक्सिमम पावर रेट निकल जाएगी यहाँ से। तो पुट इक्वेशन नंबर 3, थोड़ा लेंथी है भाई क्वेश्चन, इनटू इक्वेशन नंबर क्यू। तो पी एल की वैल्यू जो आपके पास निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी वहां पे, ई स्केयर अपॉन आर तो हमारा है ही, तो ये बनेगी 1/2 पावर, और ये बन जाएगी 1/2 का स्केयर, तो ये बनेगा आपका ई स्केयर अपॉन आर स्केयर 1/2 माइनस का 1/4। तो पावर रेट जो हमारा यहाँ पे रहेगा, द मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी स्टोर्ड पावर रेट, वो हो जाएगा आपका ई स्केयर अपॉन 4r। पूरा डिटेल में मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया है भाई। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन।